हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, द हिंदू से इंपॉर्टेंट जितने भी हमारे पास बनते हैं, उससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फॉर द डेट ऑफ 14 अक्टूबर 2025। टू बिगिन विद अगर हम देखें तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स यहाँ पर बात करते हैं कि मोकिर ओगोनी, एगियन एंड होविट, इन तीनों ने इकोनॉमिक्स का प्राइस जो है वो जीता है, नोबेल प्राइस। ठीक है, तो अगर हम प्राइस की बात करें तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर एंड या फिर अगर उसको हम कन्वर्जन करते हैं 1.2 मिलियन जो यूएस डॉलर्स हैं वो बनते हैं। ठीक है, तो ये प्राइस की अगर हम बात करें तो मोकिर की अपनी अलग से स्टडी है एंड एगियन एंड होविट की अपनी दोनों की अलग से एक स्टडी है, जॉइंट स्टडी है। ठीक है, तो दोनों या तीनों ही जो अब नोबेल प्राइज विनर्स है उसमें से अगर आप देखोगे कि मोकिर जो है वो 50% ऑफ द अमाउंट लेकर जाएंगे एंड 50% रेस्ट जो है वो शेयर होगा एगियन एंड होविट के बीच में। क्यों? क्योंकि रिसर्च डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही आती है कि जो अब स्वीडिश रिसबैंक प्राइज है इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, यहाँ पर इनका नाम जो था इकोनॉमिक्स के रिलेटेड जो अब अवार्ड था इसका क्या नाम था पहले? ठीक है, स्वीडिश रिक्सबैंक प्राइज इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, अब उसी को ही आप कह सकते हो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात अब यह है कि स्टडी क्या है मोकिर की। मोकिर ने एक स्टडी यहां पर दी, उन्होंने बोला कि सस्टेन्ड ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड। सबसे पहली बात यही चीज बोली गई। तो उनकी स्टडी ने इसी चीज को पोर्ट्रे किया कि जो इकोनॉमीज हैं वो ग्रो कम करती हैं रादर देन वी सी कि एक्चुअली में जो हम ग्रोथ के नाम पे चीजें बोलते हैं वो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेंट ही रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वेरिएशन आती है एंड इस स्टैग्नेंसी के पीछे का रीजन क्या है कि हम अर्ली थ्रेट्स जो है वो एनालाइज नहीं कर पाते। सो द आइडिया बिहाइंड सस्टेन्ड ग्रोथ इज कि ये अर्ली जो थ्रेट्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, बहुत पहले से ही इकोनॉमिक प्लानिंग हम उस तरीके से करें कि जो अर्ली थ्रेट्स हैं इनको रिकॉग्नाइज करने के बाद हम कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं। एक उनकी ये थ्योरी है जिसके बेसिस पे उन्होंने एप्लीकेशन यहाँ पर दी, अपना रिसर्च पेपर जो सबमिट किया था एंड जो स्टडी है उनकी रिकॉग्नाइज की गई। दूसरी चीज उन्होंने यही बोली कि ही यूज हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कौन से की फैक्टर्स हैं जो कि नेसेसरी होने चाहिए सस्टेन्ड ग्रोथ के, जहां पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो कि आजकल की बिग नीड बन चुकी है वो कैसे एप्लीकेबल होगी। ठीक है, इसी से ही मिलती जुलती स्टडी है, इसी का ही उनको रिस्पॉन्स यहां पर मिला, दैट इज फिलिप एगियन एंड पीटर होविट की स्टडी, जिनकी मैथमेटिकल मॉडल था, जहां पे उन्होंने ये चीज स्पेसिफिकली बोली कि कौन सी ऐसी इक्वेशन के थ्रू हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं ऐसी सिचुएशंस को कि अब सिंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज अ नीड कि हम ओल्ड चीजों को न्यू चीजों के साथ रिप्लेस कर सके विदाउट डिस्टरप्टिंग द ऑर्डर। ठीक है, कि धीरे धीरे करके हम कैसे उनको ओल्ड मॉडल्स को रिप्लेस कर सकते हैं न्यू मॉडल्स के साथ। ठीक है, तो अगर आप देखो कि ग्रोथ को अगर न्यू एंड ओल्ड मॉडल्स के साथ ऑल टुगेदर अगर आप देखोगे तो वो इनोवेशन का ही बेसिस आता है कि इनोवेशन जो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में वो बेटर कैसे हो सकती है। तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये दोनों की स्टडीज जो है वो मर्ज की गई। तो ऑल टुगेदर स्वीडिश डायनामाइट इन्वेंटर, अब आपको थोड़ी हिस्ट्री बताई गई नोबेल प्राइजेस के पीछे कि जो डायनामाइट इन्वेंटर थे अल्फ्रेड नोबेल, जो कि बिजनेसमैन भी थे, केमिस्ट भी थे, मल्टीपल पैटेंट्स अगर आप देखोगे, ठीक है, उनके नाम पे यहाँ पर रजिस्टर्ड थे एंड उन्हीं की ही मेमोरी में 1901 में अगर आप देखोगे नोबेल प्राइजेस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होने शुरू हो गए थे। बट अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो 1969 के अंदर रिकॉग्नाइज हुए। ठीक है, सबसे पहले इसे किसने जीता था? नॉर्वे के रैगनर फ्रिश ने एंड जैन टिम्बर्जन ने, जो कि नीदरलैंड से थे। एंड उनके पीछे का आइडिया क्या था, उनकी स्टडी क्या थी? डायनेमिक इकोनॉमिक मॉडलिंग। अब अगर आप देखोगे कि जैन टिम्बर्जन जो है उन्हीं के ही भाई को 1973 में मेडिसिन के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो फिर आपको थोड़ी सी और जानकारी यहाँ पे दी गई। लास्ट ईयर के इकोनॉमिक्स के जो प्राइजेस थे नोबेल प्राइजेस के, लास्ट ईयर यूएस के जो अकेडमिक्स थे, ठीक है, अकेडमिशियंस थे, साइमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन एंड डैरन अकेमेग्लू फॉर द रिसर्च, जहां पे उन्होंने एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया कि कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैसे इकोनॉमी के ऊपर, जो कि कॉलोनीज थी उनके ऊपर कैसा ऐसा इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो रोल प्ले करते हैं कि मेजरली जो कॉलोनीज हैं वो मल्टीपल ईयर्स तक या मल्टीपल डेकेड्स तक पॉवर्टी में ही रह जाती हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 के लिए नोबेल प्राइज उन्हें इसी वजह से दिया गया। ठीक, तो ये आपका आइडिया था। तो अब जो आइडिया है ना, नोबेल प्राइज में अगर आप देखोगे मल्टीपल कैटेगरीज एग्जिस्ट करती हैं, बट एक इशू जो है वो आ गया है, या एक जो मुद्दा सामने आया है कि मैथमेटिक्स को लेकर एक्सप्लिसिटली क्यों नहीं नोबेल प्राइज दिया जाता। ठीक है, हालांकि जॉन नैश जो थे वो मैथमेटिशियन ही थे, उनकी ही आइडियाज के बेसिस पे या उनकी ही इक्वेशन के बेसिस पे मल्टीपल चीजों की एप्लीकेशन यहाँ पर दी गई थी। बट कॉन्जिक्यूटिवली अगर आप देखोगे कि वहां पर मैथ्स को लेकर कोई नोबेल प्राइज यहाँ पर नहीं है, तो जॉन नैश को भी मैथ्स की कैटेगरी में यहाँ पर नहीं मिला था अवार्ड, है ना। तो अब इनके आप कह सकते हो कि लाइफ स्टोरी के ऊपर एक मूवी भी शायद बनी है।
ठीक है। तो मूवी आई डोंट रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर तो आप वो मूवी देख सकते हो, ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल मूवी। बट चलो, जॉन नैश की जब हम बात कर रहे हैं तो वो मैथमेटिशियन होते हुए भी उनको मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पर नोबेल नहीं दिया गया था। सो विद रिस्पेक्ट टू दैट मल्टीपल जो चीज़ें हैं या जो क्वेश्चन है वो रेज होते हैं कि मैथमेटिक्स जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर पूछी जा रही। बट वन ऑफ द मेजर रीजन बिहाइंड इट कि मैथमेटिक्स जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर ह्यूमन्स की लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही है ना, या उनका इंपैक्ट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर नजर नहीं आता है। बट मे बी आने वाले टाइम में शुरू हो जाए। तो क्वेश्चन जो है आपको वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड यहाँ पर होगा कि नोबेल के बारे में मल्टीपल टाइम्स जो है वो डिस्कशन कर चुके होते हैं, मेजरली सब डिस्कशन करते हैं, बट जो चीजें नहीं कोई पढ़ता है उसी के रिलेटेड एक आर्टिकल था, वो मैं आपसे सवाल के तौर पे यहाँ पे पूछ रही हूँ कि पहला क्वेश्चन है कि द फील्ड्स मेडल वाज इंस्टीट्यूटेड इन 1939। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है एबल प्राइज इज अवॉर्डेड एवरी 4 years टू यंग मैथमेटिशियंस अंडर 40, ठीक है, अंडर 40 years ऑफ एज, ठीक है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर ए, ओनली वन, कि जो फील्ड्स मेडल है वो 1936 में इंस्टीट्यूट हुआ था, प्लस फील्ड्स मेडल ही हर 4 साल बाद यंग मैथमेटिशियंस को अंडर द एज ऑफ 40 रिवॉर्ड करता है कि जिन्होंने एक्चुअली में कुछ काम यहाँ पर किया है, ठीक है। तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वैराज अगर हम एबल प्राइज की यहाँ पर बात करते हैं तो वो हर साल दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग मेनी मैथमेटिशियंस बेस्ड ऑन देयर स्टडीज, या जो डेटा वो प्रोड्यूस करते हैं अकॉर्डिंगली उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो एबल प्राइज की अगर आप बात करो तो विद रिस्पेक्ट टू दैट वो थोड़ा सा और ज्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स नोबेल प्राइज, ठीक है। तो नोबेल जो है 2002 में से स्टैब्लिश किया गया था, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंसेज एंड लेटर्स के अंडर इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इंटरनेशनल प्राइज की तरह, एंड डायरेक्टली कंपेयर किया जाता है इसको नोबेल के साथ, ठीक है। तो क्लोजेस्ट टू नोबेल की अगर हम बात करें तो वो एबल प्राइज है, ठीक है। बट वेराज अगर हम एज बार की बात करते हैं जो कि सबसे बड़ी बात है विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड्स मेडल, वो थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ड्रॉबैक है जो आपका फील्ड्स मेडल का है। वेराज एबल प्राइज जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा आप कह सकते हो क्लोज टू नोबेल प्राइजेस है, ठीक है, मोर डायरेक्टली कंपैरेबल टू द नोबेल। देन अचीविंग सेंटर्स रूफटॉप सोलर टारगेट्स टू रिमेन अ चैलेंज, स्टडी जो है वो प्रपोज की गई है या जो पब्लिश की गई है उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि नियरली 4-fold इंक्रीज जरूर हुआ है यहाँ पे बिटवीन मार्च 2024-2025, बट अगर आप इस 4-fold डेटा को देखें तो वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ओनली 13.1% टारगेट, जिसके अकॉर्डिंगली अगर आप 100% अचीव करना चाहते हो तो 13.1% सिर्फ एक साल के अंदर अगर आप अचीव कर रहे हो कि हाउ विल यू कंप्लीट 100% जो रूफटॉप सोलर्स का आइडिया है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी मुफ्त बिजली योजना जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट, कि 1 करोड़ सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंडर है वो अचीव किए जाने हैं। उनमें से सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे 14.1% एलोकेशन हो चुकी है, जिसमें 65,700 करोड़ की सब्सिडीज टिल जुलाई 2025 सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है। तो जो सिनेरियो है कि 2027 तक जो टारगेट है 1 करोड़ रूफटॉप इंस्टॉलेशंस का विद रिस्पेक्ट टू सोलर पैनल्स, तो वो कंटिन्यूज टू बी व्यूड एज अ कंसिडरेबल चैलेंज, कि वो एक चैलेंज की तरह है यहाँ पर। तो इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस एंड जेएमके रिसर्च एनालिटिक्स जो है उन्होंने ये टारगेट यानी कि स्टडी को पब्लिश किया है। उन्होंने बोला है कि जो अप्रूवल प्रोसेसेस है बहुत ज्यादा डिले करते हैं, अब वो किसी भी तरह से 45 से 120 डेज के बीच में यहाँ पर स्टेम करते हैं, जिस वजह से डिले आते हैं। यहाँ पर मीटर की शॉर्टेजेस हैं, कोऑर्डिनेशन जो है कंज्यूमर के बीच में, इंस्टॉलर्स के बीच में, एंड अगर हम डिस्कॉम्स की बात करते हैं, डिस्कॉम्स क्या होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स जो होते हैं जो सप्लाई करते हैं, उनके साथ यहाँ पर प्रॉब्लम नजर आती है। प्रोसीजरल इनएफिशिएंसीज एंड यूटिलिटी लेवल्स जो है इसको समझने में ही प्रॉब्लम काफी ज्यादा लोगों को आती है, तो जिस वजह से डिले होता जा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एंडेवर था कि एनकरेज करे मोर होम्स को कि वो इंस्टॉल करें रूफटॉप सोलर कनेक्शंस को या रूफटॉप पैनल्स को भी। तो गवर्नमेंट जो है वो कैपिटल प्रोवाइड करती थी वाया लोन्स, सब्सिडी भी यहाँ पे सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारी जो स्कीम है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली 57.9 लाख एप्लीकेशंस जो है रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस के लिए आई जरूर, बट जो इंस्टॉलेशन है वो अब 4,946 मेगावाट ऑफ सोलर रूफटॉप कैपेसिटी टिल जुलाई 2025 अचीव कर पाई है। बहुत सारी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इंडिकेट करती है रोबस्ट ऑन ग्राउंड एग्जीक्यूशन, बट मेजरली जो आइडियाज यही है कि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम नजर आती है। तो उन्होंने बोला कि सब्सिडी की डिस्बर्समेंट जो है 9,281 2081 जिसको हम बोलते हैं यानी कि 1.05 बिलियन की हो चुकी है, जिससे बेनिफिट भी हुए हैं 16 लाख हाउस होल्ड्स। तो जुलाई 2025 के अंडर तक अगर हम डेटा देखते हैं तो 4.9 गीगावाट ऑफ इंस्टॉलेशन जो है वो ऐड भी की गई है। अप्रोक्सीमेटली 44.5% ऑफ द कंट्रीज टोटल रेजिडेंशियल रूफटॉप कैपेसिटी जो है वो अचीव की जा चुकी है। बट अगर आप देखो 45% के आसपास यहाँ पर बन रहा है, बाकी 55% की आप कैसे
2027 तक 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को कवर करोगे, वो एक मिशन यहाँ पर रह जाता है, एक चैलेंज की तरह पोज कर रहा है सरकार के आगे। तो जो प्रधानमंत्री सोलर स्कीम है वो इंसेंटिवाइज करती है सोलर इंस्टॉलेशंस को, जहां पे कंपोनेंट पार्ट्स जो है वो एंटायरली इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, बट यहाँ पर उसको हम DCR कंप्लायंट मॉड्यूल जरूर बोलते हैं। बट अगर आप इंटरनेशनल प्राइसेस के तौर पे देखें कि एक जो DCR मॉड्यूल है वो 12 से 14 रुपए पर वॉट थोड़ा सा महंगा पड़ता है एज कंपेयर टू द इंपॉर्टेंट वेरिएंट। ठीक है, जो इंपोर्टेड जो हमारे पास वेरिएंट्स है उससे 12 या 14 रुपए पर वॉट थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, क्योंकि टोटली मेड इन इंडिया है, अभी इतनी ज्यादा सप्लाई यहाँ पर नहीं है, डिमांड जो है वो फॉरेन इंपोर्टेड पैनल्स की ही ज्यादा होती है। इस वजह से भी जो लोग हैं आप देखोगे कि वो ज्यादा थोड़े से खफा ही है इस मामले को लेकर के अब हमें होम ड्रिवन या इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को जबरदस्ती यूज करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि एक तरह से आप कह सकते हो कि जो लोग हैं वो नहीं चाहते उसको अपनाना, है ना, कि वो 14 रुपए या 12 रुपए भी एक्स्ट्रा क्यों यहाँ पर दें। तो इस वजह से ये हायर प्राइसेस जो है वो लार्जर रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशंस को लेस इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव बना रहे हैं। तो इस वजह से क्लियर टाइम बाउंड रूफटॉप कैपेसिटी जो है वो टारगेट करती है कि स्टेट लेवल पे कि इट इज एसेंशियल कि एक इस तरह का विजन बनाया जा सके जो कि अब हेल्प करे इस टारगेट को अचीव करने के लिए ऑल टुगेदर। तो ये आपकी स्टडी ने यहाँ पर बताई। तो अब आपको इसी से रिलेटेड जो हमारे पास अब सूर्य घर जो हमारी योजना है विद रिस्पेक्ट टू दैट एंड जितनी भी स्कीम्स हैं उससे रिलेटेड अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, वैसे हम टाइम्स एंड अगेन इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सर्वेक्षण एवं उत्थान मिशन, ठीक है, PVTG हैबिटेशंस एंड न्यू सोलर पावर स्कीम एट सोलर कैपेसिटी ऑफ 34,800 मेगावाट्स। ठीक है, इसको बाय 2026 तक भी कर सकते हो अगर आपको लिखना चाहते हो, एडिशनल अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं आपको बता रही हूँ। हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। ठीक है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना मैंने आपको इन डिटेल यहाँ पर पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने आपको ये भी चीज बताई थी कि सब्सिडी जो है वो सरकार यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट मेजरली बेयर कर रही है। तो 40% सब्सिडी जो है वो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स की यहाँ पे बात करती है। वेराज अगर हम यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सर्वेक्षण एवं उत्थान अभियान महाअभियान की बात करते हैं, ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे PVTGs के लिए यहाँ पर नहीं है। PVTGs के लिए न्यू सोलर पावर स्कीम जो है, जो कि अब प्रधानमंत्री जनमन के अंडर आप कह सकते हो इनकलकेट कर दी गई है। वो अब PVTG एरियाज में सोलर जो पैनल्स हैं उनको अरेंज करने के लिए, उनको इंस्टॉल करने के लिए अब प्रावधान बना रही है, काम कर रही है, इंप्लीमेंटेशन पे काम कर रही है। वेराज अगर हम सोलर कैपेसिटी की बात करें 34,800 मेगावाट की, तो वो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सर्वेक्षण एवं उत्थान महाअभियान के अंडर ही कवर हो रहा है। ठीक है, तो आपको PM जनमन के अंडर ही अगर आप देखोगे न्यू सोलर पावर स्कीम, PVTG हैबिटेशंस, प्रधानमंत्री जनमन, ठीक है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सर्वेक्षण एवं उत्थान महाअभियान PM कुसुम जिसको हम बोलते हैं, उसके अंडर अगर आप देखोगे कि यहाँ पे 34,422 करोड़ रुपीस की जो है सर्विस चार्जेस इंप्लीमेंट करने के लिए दी गई है। कि हमारे पास जो एक्चुअली में आइडिया है कि 34,800 मेगावाट्स की जो आप कह सकते हो एनर्जी है, सोलर कैपेसिटी है, वो बनाई जा सके टिल मार्च 2026। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सूर्य घर, ठीक है, तो 40% जो है यहाँ पर कॉस्ट सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशंस की वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार जो है वो सब्सिडी के थ्रू कवर कर रही है। तो इन डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, PDF आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करा दी जाती है, तो अकॉर्डिंगली आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ डिक्लाइंस, डेथ्स राइज स्लाइटली, एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट फॉर 2023 ये शो करती है कि 86.6 लाख डेथ्स जो है रजिस्टर की गई थी 2023 के अंदर। एक रिकॉर्ड मार्जिनल इंक्रीज आया है डेथ्स के अंदर फ्रॉम 86.5 लाख जो कि 2022 के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो कि 86.6 लाख हो गए 2023 के अंदर। ठीक है, तो ये अब कहा गया है कि इंडिया ने रजिस्टर किया 2.52 करोड़ बर्ड्स को 2023 के अंदर, अराउंड 2.32 लाख न्यूअर, ठीक है, आप कह सकते हो फ्यूअर दैन 2022। ठीक है, तो अब जो हमारे पास बर्थ रेट है आप इसके अकॉर्डिंगली पहला यहाँ पर निकाल सकते हो, बर्थ रेट जो है वो स्लाइटली डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड चीज आपकी यहाँ पे बोली कि जो रिपोर्ट है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू रिलीज हुई है एंड उसने बोला कि 86.6 लाख डेथ जो है वो रजिस्टर की गई थी, जो कि स्लाइटली इंक्रीज है फ्रॉम 86.5 लाख डेथ्स इन 2022। तो डेथ रेट जो है वो स्लाइटली आप कह सकते हो कि इंक्रीज हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा मेजर स्पाइक नहीं आया डेथ्स के बीच में 2022-2023 के अंदर, उन्होंने आपको ये चीज बताई, डिस्पाइट कि कोविड का डैशबोर्ड जो है वो मेंटेन किया जा रहा था हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। एंड टोटल नंबर ऑफ जो पैंडेमिक इंड्यूस्ड डेथ्स थी वो 5,33,665 के आसपास यहाँ पर रही मई
के अकॉर्डिंग, May 5 के अकॉर्डिंग 2023 के अराउंड, ठीक है, कि कोविड की वजह से अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट डेथ का उन्होंने जो आपको टोल बताया है कि 5,33,665 था, ठीक है। उसमें बोला उन्होंने सिग्निफिकेंट राइज जो है वो डेथ्स के अंदर देखा गया, वेराज जो कि सेकेंड लॉकडाउन हमारा जब इम्पोज हुआ वहां पर ज्यादा डेथ्स जो है वो देखने को मिली, ठीक है। तो मोर डेथ्स उन्होंने यहां पर आपको बताई, ठीक है, फ्रॉम द 2020 काउंट। इसके अलावा 81.2 लाख डेथ्स जो है 2020 के अंदर देखी गई थी एंड 102.2 लाख डेथ्स जो है वो 2021 के अंदर यहां पर देखी गई थी, ठीक है। अब उन्होंने यहां पर करंट स्टेटस की बात की तो झारखंड जो है रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ जो कि था 899। सेक्स रेशियो क्या होता है, मेल टू फीमेल का। अब अगर आप डेटा देखो पर 1000 चिल्ड्रन जो कि अब पैदा हो रहे हैं, फीमेल रेशियो सेक्स एट बर्थ रेशियो, ठीक है। एट बर्थ की भी अगर हम बात करें मेल या टू फीमेल रेशियो जो है उसको हम सेक्स रेशियो बोलते हैं, एंड 1000 के बेसिस पे हम इसको पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंगली कितनी फीमेल्स एग्जिस्ट करती हैं एक स्टेट के अंदर, अकॉर्डिंगली हमारे पास जो है वो सेक्स रेशियो निकल के आता है। तो झारखंड जो है लोएस्ट है, फॉलोड बाय बिहार एट 900, तेलंगाना 906, महाराष्ट्र 909, गुजरात 910, हरियाणा 911 एंड मिजोरम ऑल्सो एट 911, ठीक है। विच इज डिफाइंड एज कि आपको बताया गया है बिहार जो है रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो ओवरऑल। अगर उन्होंने बताया, पहले एट बर्थ की बात की जा रही थी, बिहार की जब बात की जा रही है ओवरऑल जो है सबसे ज्यादा लोएस्ट यहां पर सेक्स रेशियो देखा गया। अब डिफाइन कितना किया जाता है, पर 1000 मेल्स कितनी फीमेल्स बॉर्न होती हैं वो मैं आपको बता चुकी हूं। सेक्स रेशियो का जो काउंट है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है रिपोर्ट कहां पे किया गया, अरुणाचल प्रदेश में 1085, यानी कि यहां पे लड़कियां ज्यादा हैं एज कंपेयर टू मेल्स, ठीक है। फॉलोड बाय नागालैंड 1007, जहां पे भी लड़कियां ज्यादा हैं, गोवा एट 973, लद्दाख एंड त्रिपुरा एट 972 एंड केरला एट 967, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि जो शेयर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो कि टोटल रजिस्टर किए गए, ठीक है, कि इंस्टीट्यूशनल बर्थ क्या होता है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है वो बर्थ एक्चुअली में कितने हो रहे हैं, घर पे जो की जाते हैं कि होम डिलीवरीज जो है वो ना चीज यहाँ पे जो है वो चीजें हैं वो प्रमोट नहीं की जाती सरकार के द्वारा। इंस्टीट्यूशनल जो बर्थ है उसको प्रमोट ज्यादा किया जा रहा है। तो इंस्टीट्यूशनल बर्थ का जो आप डेटा देखोगे हल्का सा स्लाइटली उसके अंदर इंक्रीज आया है, एंड 2023 तक के डेटा के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया गया कि 74.7% जो बर्थ हैं वो वहां पर रजिस्टर्ड बर्थ जो है वो बताए जा रहे हैं डेटा के अकॉर्डिंग। हाउएवर जो रिपोर्ट है उसने इंक्लूड नहीं की इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सिक्किम, इन्फॉर्मेशन जो है सिक्किम से यहाँ पर नहीं ली गई है। रजिस्ट्रेशन जो है बर्थ्स की वो 2023 के अंदर 98.4% देखी गई, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन जो है विद इन 21 डेज ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड रजिस्टर होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टेट वाइज डेटा जो है ये प्रमोट करता है या ये आपको बता रहा है रिपोर्ट के अंदर कि 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज उन्होंने 90% से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ देखी विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट ऑफ 21 डेज। वो कौन सी स्टेट्स हैं जहां पे 90% से ज्यादा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन देखी गई, गुजरात, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, आंध्र, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गोवा एंड पंजाब। तो 5 ऐसी स्टेट्स थी जिनकी 80 to 90% के बीच में रजिस्ट्रेशन देखने को मिली, ओडिशा, मिजोरम, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। वेराज 80% से बिलो अगर आप देखोगे 50 to 80% के बीच में 14 स्टेट्स लाई करती हैं, असम, दिल्ली, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, बिहार, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मेघालय, उत्तर प्रदेश जो है 50 से 80% के जो रजिस्ट्रेशन के बीच में यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये कि इंपॉर्टेंट डेटा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो आप इस स्टडी को कोट भी कर सकते हो, मे बी आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सो रिलेटेड जो अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, बेसिक वाला क्वेश्चन जो है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे पूछेंगे। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 आपकी एंड क्या कह रही है, पॉपुलेशन मोमेंटम, डेमोग्राफिक डिविडेंड, पॉपुलेशन पिरामिड, प्रिवेंटिव चेक। लिस्ट 2 क्या कह रही है, वॉलंटरी एक्शन टू रिड्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ, लार्ज कोहॉर्ट वुमेन एट रिप्रोडक्शन एज, ग्रुप डेटा इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड एज, हायर प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स कंपेयर टू नॉन वर्कर्स। तो आपका क्या यहां पर बनेगा करेक्ट जो मैच है। पॉपुलेशन मोमेंटम के केस में क्या होता है, मोमेंटम कोई चीज कब गेन करती है, जब हमारे पास एक्चुअली में पोटेंशियल है एंड फाइनली हम देख रहे हैं कि उसके थ्रू ग्रोथ होगी, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली पॉपुलेशन मोमेंटम सेज कि जो आपकी विमेन है इन अ पर्टिकुलर एरिया वो रिप्रोडक्शन एज पे है एंड पुरानी जनरेशन को वो इजीली रिप्लेस कर सकती है, तो वो मोमेंटम हमारी पॉपुलेशन गेन कर रही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि एक्चुअली में अभी जो है हमारी पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे कि ओल्ड एज जो लोग हैं वो कम है, ठीक है, जो ओल्ड एज लोग हैं वो ज्यादा है, सॉरी, एंड एक तरह से डिविडेंड जो है ऑफ द वर्किंग ग्रुप
उनके ऊपर जो है क्रिएट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू सिंस कि हमारी जो नॉन वर्किंग एज ग्रुप है वो ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। यानी कि अगर आप सपोज कीजिए कि 100% पॉपुलेशन है, उसमें 60% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो कि अभी ओल्ड है, ठीक है, एंड 40% पॉपुलेशन ऐसी है कि जो अभी वर्किंग क्लास में है या वर्किंग ग्रुप के अंदर है। तो आने वाले टाइम में ये एक तरह से डिविडेंड क्रिएट हो रहा है 60% लोगों का ऑन दोस 40%। तो आने वाले टाइम में हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये ओवरटर्न हो जाएगा, सिंस कि अब जो ओल्ड लोग हैं उनमें से सम ऑफ देम विल समवॉट डाई, ठीक है। तो आने वाले टाइम में जो जनरेशन है वो क्या होगी कि वर्किंग ग्रुप की पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ओल्ड पीपल, ठीक है। तो एक तरह से डिविडेंड को कवर करने की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को या जो सब्जेक्ट है इसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है, कि हाई प्रोपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन द नियर फ्यूचर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे एज कंपेयर टू नॉन वर्कर्स, ठीक है। तो पॉपुलेशन पिरामिड की बात करते हैं कि ग्रुप डेटा है इन टर्म्स ऑफ जेंडर एंड एज, ठीक है, कि ग्रुप का एक ऐसा डेटा है, जब आप पिरामिड की बात करते हो ऐसा डेटा है जेंडर के बेसिस पे, आप मल्टीपल लेयर्स में उस डेटा को जब अरेंज कर देते हो हम उसको पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं, ठीक है। देन प्रिवेंटिव चेक की बात की जा रही है कि एक ऐसा वॉलंटरी एक्शन की जो रिड्यूस करे पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हो गई है, हमें प्रिवेंटिव चेक्स रखने की यहाँ पर जरूरत है। यानी कि 1980s में अगर आप इंडिया के कॉन्सेप्ट में देखो तो स्टरलाइजेशन जो स्कीम्स हैं या स्टरलाइजेशन का जो मुहिम है वो चलना शुरू हुआ था। क्यों? क्योंकि इट वाज एनालाइज्ड कि आने वाले टाइम में इंडिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। तो वो जबरदस्ती किया गया, इट वाज नॉट डन इन अ करेक्ट वे पॉसिबल, बट वहां पर अवेयरनेस कैंपेन जो है आप देखोगे वो इंक्लूड कर दिए गए थे इन द डेली रूटीन की सरकार यहाँ पर जो भी प्रमोट कर रही थी, ठीक है। उसके बाद ही अगर आप देखोगे सेक्सुअल एजुकेशन जो है वो इंडिया की जो पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व किया गया था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा अगर आप देखोगे 1 जाएगा विद 2 यहाँ पर आपको दिख जाएगा करेक्ट आंसर आपका क्या है, लार्ज कोहोर्ट वुमेन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डायरेक्टली बी बनता है। तो 2 के साथ अगर आप देखोगे कि 4 बन रहा है, 3 का 3 के साथ ही रह रहा है एंड 4 का 1 के साथ रहेगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बनता है, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन रिटेल इन्फ्लेशन हिट्स 8-year लो ऑफ 1.54% इन सितंबर। तो रिटेल इन्फ्लेशन की जब हम बात कर रहे हैं वो आपका कंज्यूमर यानी कि सीपीआई की बात करते हैं, इंडेक्स के बेसिस पे जो कंज्यूमर की कितनी आप कह सकते हो कि डिमांड है, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे जो सीपीआई डेटा है वो पब्लिश उसी के हिसाब से किया जाता है। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो है 8-year लो 1.54% पे चला गया है। फूड एंड फ्यूल प्राइसेस जो ऑटोमेटिकली अगर आप देखोगे कि उसकी डिमांड भी यहाँ पर कम होती जा रही है। एंड वंस अगेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो लोअर जो कंफर्ट बाउंड है ऑफ 2% उससे भी नीचे ये जा चुका है, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन जो है वो मेजर किया जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन जिसको हम मॉस्फी भी बोलते हैं उसके थ्रू यहाँ पर रिलीज किया जाता है। हर महीने यहाँ पर रिलीज होता है, तो हम हर महीने डिस्कस करते हैं। तो जून 2017 में लोएस्ट था भी ये डेटा, बट जून 2017 के बाद अगर आप देखोगे कि लास्ट मंथ का जब हम सितंबर 2025 की बात करते हैं तो लोएस्ट ये हिट कर चुका है, ठीक है। 2017 के बाद लोएस्ट ये सितंबर 2025 के अंदर हिट किया है, बिफोर राइजिंग मार्जिनली टू 2.1% इन अगस्त। अगर आप देखोगे कि हमारा जो आरबीआई की बेसिस पे जो लोअर कंफर्ट लिमिट है वो जुलाई 2025 के अंदर हिट हुई थी, वो थोड़ा बहुत अगस्त के अंदर देखा था कि 2.1% यहाँ पर आ चुका है, बट सितंबर मंथ में अगर आप देखोगे ऑल टाइम फिर से कम हो चुका है। तो फूड एंड बेवरेजेस ग्रुपिंग जो है कॉन्ट्रैक्शन आई 1.4% की सितंबर के अंदर, ठीक है, कंपेयर टू अ ग्रोथ ऑफ 0.05% इन अगस्त जो देखने को मिल रही थी। 8.4% इन्फ्लेशन जो है सितंबर में लास्ट ईयर देखने को इनफैक्ट मिल रही थी। तो उस हिसाब से अब आप देखोगे 2% से भी वो नीचे चली गई कि कितना ज्यादा यहाँ पर सीपीआई डेटा के ऊपर इंडेक्स के ऊपर फर्क पड़ा है। देन अब अगर आप देखोगे कि फेवरेबल बेस एंड गुड मॉनसून जहां पर देखने को मिला है, प्रोड्यूस भी अच्छी हुई है, बट जो कंज्यूमर है उनका जो आप देखोगे डिमांड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो लेट विड्रॉल जो है वो हैवी मॉनसून के साथ या हैवी रेन्स के साथ अगर आप देखोगे विद रिस्पेक्ट टू मॉनसून वो थोड़ा सा इंपैक्ट यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। परसिस्टेंटली यहाँ पर हाई डबल डिजिट इन्फ्लेशन रही है एडिबल ऑयल्स के केसेस में। अब वो मॉनिटरिंग उसकी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं हम ऑयल को मेजरली, है ना। अब वीक स्लोइंग ट्रेंड्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं, इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंस इंडिया की इकोनॉमी की देखने को मिल रही है, एंड एलिवेटेड ग्लोबल जो एडिबल ऑयल प्राइसेस है वो एक मेजर रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। इन्फ्लेशन जो है ऑयल एंड फैट्स कैटेगरी की 18.3% पे देखने को मिली है सितंबर के अंदर, एंड 11th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है कि डबल डिजिट इन्फ्लेशन जो है इन दिस सब ग्रुपिंग देखने को मिल रही है, जिस वजह से डिमांड
डिमांड भी लोग इस चीज़ की ज़्यादा नहीं कर रही, कैटेगरी की नहीं कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन जो है फ्यूल एंड लाइट कैटेगरी की 1.98% पे आ गई सितंबर में, जो कि 2.3% थी अगस्त के अंदर। एंड सेव फॉर 1 मंथ अगर हम देखें, इन्फ्लेशन इन दिस कैटेगरी हैज़ बीन ईजिंग सिंस अप्रैल। कम होती जा रही है इन्फ्लेशन, बट फिर भी डिमांड इतनी नहीं है, ठीक है। मॉडरेशन ऑफ फ्यूल प्राइसेस एंड फूड प्राइसेस जो है वो प्रोवाइड मच नीडेड रिलीफ टू हाउस होल्ड्स एंड इंप्रूव परचेजिंग पावर, ठीक है। क्योंकि अब लोगों के पास, अगर आप इन्फ्लेशन ऑयल सेक्टर में देखोगे, एडिबल ऑयल्स की बात करें 18% के आसपास है, वेराज अगर हम फ्यूल की यहाँ पर बात कर रहे हैं एंड फूड प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं ऑल टुगेदर, तो अगर उसमें डबल रेट्स नहीं, बट अगर ईजिंग आउट देख रहे हैं, GST 2.0 भी इंप्लीमेंट यहाँ पर किया गया, तो फूड के प्राइसेस जो थोड़े बहुत कम हो रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ यहाँ पर हाउस होल्ड सेक्टर को देखने मिल रहा है, क्योंकि अब जो लिमिटेड सैलरी के अंदर उनकी परचेजिंग पावर से वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। वेराज इन्फ्लेशन क्लोथिंग एंड फुटवेयर कैटेगरी के अंदर 2.28% सितंबर के अंदर देखी गई, जो कि 2.33% थी अगस्त 2025 के अंदर एंड 2.7% थी सितंबर लास्ट ईयर के अंदर। तो ये 5th कॉन्जिक्यूटिव मंथ है स्लोइंग इन्फ्लेशन इन दिस कैटेगरी, जो कि फुटवेयर क्लोथिंग कैटेगरी का है। देन इन्फ्लेशन इन द पान एंड टोबैको एंड अदर इंटॉक्सिकेंट्स कैटेगरी वो क्विकन्ड हुई है, 2.7% सितंबर के अंदर देखने को मिली, जो कि अगस्त के अंदर 2.5% थी। हाउसिंग सेक्टर की जब हम बात करें तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी बढ़कर यहाँ पर 4% हो गई सितंबर के अंदर, जो कि 3.1% थी इन द प्रीवियस मंथ्स। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिव्यू कर रही है डाउनवर्ड्स कि इन्फ्लेशन रेट जो है इसको कैसे कम किया जाना चाहिए। एंड इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है उनका पूरे साल का 4th टाइम इन अ रो ड्यूरिंग दिस मोस्ट रिसेंट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग रेजेस होप्स फॉर अ रेट कट इन द नेक्स्ट मीटिंग इन दिसंबर, कि हो सकता है कि ईज आउट किया जा सके अभी और बहुत सारी चीज़ों के बेसिस पे मॉनेटरी पॉलिसी को, कि परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ाई जा सके, ईजिली लोन्स जो है वो अवेलेबल कराए जा सके, ताकि जो परचेजिंग पावर है वाया लोन्स ओनली इफ पॉसिबल, वो सरकार के थ्रू या इवन बैंक्स के थ्रू, इंस्टीट्यूशंस के थ्रू लोग जो है परचेजिंग पावर जो है इजीली, क्योंकि मनी की सप्लाई अगर मार्केट में आप इजी कर देते हो तो लोग उसको अवेल भी करते हैं, है ना, कि वो ईज आउट हो सके थोड़ा बहुत, क्योंकि अब त्योहारों का भी अगर टाइम है तो लोग जो है उनको पैसा तो चाहिए खर्चने के लिए। बेसिक सी बात आपको यही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पहली आपकी क्या स्टेटमेंट कह रही है, जीडीपी डज नॉट मेजर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है जीडीपी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेदर इकोनॉमी इज ग्रोइंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। तीसरी स्टेटमेंट कह रही है जीडीपी रिफ्लेक्ट्स एनुअल ट्रेंड्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज। फोर्थ, जीडीपी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड शिफ्ट्स इन द एनुअल चेंजेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मार्क करनी है जीडीपी के कॉन्टेक्स्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कि एनुअल ट्रेंड्स, इन्फ्लेशन एंड प्राइस कमोडिटीज के जीडीपी आपको नहीं बताता है, वो आपका डब्ल्यूपीआई एंड मेजरली अगर हम बात करें तो सीपीआई का डेटा बताता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको यहां पर बताता है, ठीक है। जीडीपी का क्या काम है कि सस्टेनेबिलिटी हमारी जो है ग्रोथ के अंदर, इकोनॉमी जो है वो सस्टेनेबली ग्रो कर रही है या नहीं, कि इकोनॉमी जो है ग्रोइंग है या कॉन्ट्रैक्टिंग है। जहां पे अगर हम रिसेशन को काउंट करते हैं, बूम को काउंट करते हैं, वो जीडीपी की वजह से होता है। कि शिफ्ट जो है एनुअल चेंजेस इन द कंट्रीज इकोनॉमी क्या आ रहे हैं, कि एक साल के डेटा को दूसरे साल के डेटा के साथ कंपेयर करके देखें तो क्या फर्क आ रहा है। वेराज अगर हम प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज या ट्रेंड्स की बात करते हैं तो हमारे को इन्फ्लेशन डेटा देता है, दैट इज नॉट जीडीपी, ठीक है। जीडीपी आपकी कवर करती है वही प्रोडक्ट्स जो कि मार्केट में आए हैं, इवन के इंटरमीडिएट गुड्स भी आपकी जीडीपी में काउंट नहीं होते, ठीक है। वेराज इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए या कमोडिटीज की इन्फ्लेशन को काउंट करते हुए ऑल टुगेदर हम उन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में से जो अभी पार्शियली मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनकी कितना थ्योरेटिकली या इवन की पॉसिबिलिटी क्या है कि क्या कंजम्पशन रेट है उनका, है ना, उसी के अकॉर्डिंगली उनकी प्रोडक्शन जो है, या अगर आप एडिबल ऑयल्स का ही केस अभी के लिए देख लो तो इन दैट सिचुएशन अगर उनकी इतनी ज्यादा डिमांड नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन हमारे पास बहुत देखने को मिल रही है, इंपोर्ट ड्यूटीज के ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज हो रही है, ठीक है। तो ये चीज जो है वो मेजर नहीं करती। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बनता है। देन उत्तराखंड ईजेस मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल्स अंडर यूसीसी। तो अब यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ जो हमारी स्टेट पॉलिसी है उसका पार्ट था। एंड उत्तराखंड की जब हम ऑल टुगेदर बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया जिसने यूसीसी को लागू किया। तो यूसीसी के अंडर एक वेरियस प्रोविजंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस, लिव इन रिलेशनशिप्स को भी यहाँ पर रजिस्टर कराया जा सकता है एंड मल्टीपल चीजें जो कि फॉलो करती हैं, ठीक है। तो अब यूसीसी क्या कहता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। यूनिफॉर्मिटी के साथ हर एक हाउस होल्ड के ऊपर या हर एक व्यक्ति के ऊपर जो कि उत्तराखंड के अंदर रिजाइड कर रहा है, सेम लेवल पे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कौन सी एरिया से है या कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं, आपको एप्लीकेबिलिटी जो है लॉज की इक्वल रहेगी, यूनिफॉर्मिटी के साथ देखने को मिलेगी। विद रिस्पेक्ट टू मैरिजेस जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो थोड़ा
बहुत चेंजेस जो है लेकर आए हैं। सिंस अगर आप उत्तराखंड को देखो तो वो इवन तिब्बत वाला रीजन या नेपाल रीजन या भूटान वाले रीजन के साथ अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, तो इनकी कल्चरल टाइज भी जो है आपस में काफी ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलते हैं जो अपर रीजन्स ऑफ उत्तराखंड में रहते हैं। तो अब यहाँ पर यूसीसी के अंदर बेसिकली चेंजेस क्या लेकर आए गए हैं कि तिब्बत, नेपाल एंड भूटान के लोगों की शादी जो है कई बार वो उत्तराखंड के लोगों के साथ हो जाती थी। एंड अकॉर्डिंग टू यूसीसी इट वाज रिक्वायर्ड, इट वाज मैंडेटरी कि आधार कार्ड जो है वो होना व्यक्ति का बहुत ज्यादा जरूरी है। बट अब सिचुएशन आ रही थी तिब्बत, नेपाल एंड भूटान के जो लोग हैं उनके पास तो आधार कार्ड की अवेलेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, आधार कार्ड आर फॉर इंडियन सिटीजन ओनली। तो अब क्या होता था कि उत्तराखंड एंड ये जो इंटरनेशनली अब रिकॉग्नाइज्ड मैरिजेस हैं उसको इंडिया यहाँ पर रजिस्टर नहीं कर पाता था क्योंकि इन लोगों के पास आधार कार्ड अवेलेबल नहीं होते थे। सो अब जो चेंजेस लेकर आए गए हैं यूसीसी के अंडर वो यही प्रपोज किए गए हैं कि आधार जो है वो मैंडेटरी नहीं किया गया है। आधार के अलावा भी जो अब आप कह सकते हो सर्टिफिकेट्स जो कि अब तिब्बत की इवन की गवर्नमेंट जो कि चाइना के अंडर ही है फिलहाल, बट जो तिब्बत के थ्रू भी, नेपाल की गवर्नमेंट के थ्रू, इवन की भूटान की गवर्नमेंट के थ्रू भी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं अलॉन्ग विद द वैलिड आईडी कार्ड्स अगर वो प्रोवाइड किए जाते हैं इंडिया को उत्तराखंड के अंदर स्पेसिफिकली जहां पे यूसीसी लागू हो रहा है तो उसको आप रजिस्टर करवा सकते हो। ठीक है, तो अब मैंडेटरी था जो आधार कार्ड उसको हटा दिया गया है। प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह उसी के अकॉर्डिंगली यूसीसी के अकॉर्डिंगली यहां पर चलेंगे। ठीक है, तो बेसिक आपकी न्यूज यहां पर यही कह रही है कि एन आधार एज आइडेंटिटी प्रूफ टू रजिस्टर देयर मैरिज। तो वो चीज जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी बेस्ड ऑन व्हाट के आधार की अवेलेबिलिटी यहां पर टू नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं हो सकती थी। ठीक है, सेकेंडली यहां पर अब क्या हो रहा है कि आधार के बगैर भी मैरिजेस को रजिस्टर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रूल्स जो है यूसीसी के अंडर उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, पास हो गया है बेसिकली वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के अंडर। तो अब क्वेश्चन जो है वो यूसीसी के अंडर आपको जनरली पूछा ही जाता है, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक्स आफ्टर महात्मा गांधी, जो कि अब आप देखोगे कि हैं फॉर यूपीएससी। महात्मा गांधी हो गए, इवन के प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मल्टीपल तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो सिंस डीपीएसपी इसका पार्ट है तो हमें ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि स्केड्यूल 1 लिस्ट ऑफ heirs फॉर सक्सेशन, शेड्यूल 2 लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, शेड्यूल 3 फॉर्म ऑफ केवियट। ठीक है, आपको कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच है वो आइडेंटिफाई करना है। वैसे ये बाउंसर क्वेश्चन होते हैं जनरली, इसको या तो कोई गलत करके आता है छोड़ के आता है, तो वैसे इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो आई थॉट कि आपको एक बार में इसको थोड़ा सा आइडिया दे देना चाहिए। तो 7 स्केड्यूल्स है यहाँ पर। ठीक है, शेड्यूल 1 जो है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की बात करता है। शेड्यूल 2 लिस्ट ऑफ heirs फॉर सक्सेशन, कौन से होंगे अंडर द मैरिज जो कि यूसीसी के अंडर कॉन्ज्यूमेट हो रही हैं। 3 शेड्यूल बोल रहा है फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट किस तरीके से होंगे। 4 कह रहा है फॉर्म ऑफ केवियट। केवियट क्या होता है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, है ना, कि अगर उनको केवियट के तौर पे यहाँ पे जो रजिस्टर कर रहे हैं तो वो इसके अंडर ही यहाँ पर फॉर्म को फिल करेंगे। एंड एडिशनली जो शेड्यूल 6 है वो थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पर आप कह सकते हो केवियट को रिलेटेड एडिशनल जो फॉर्म्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है। फॉर्म्स ऑफ प्रोबेट की बात की जा रही है शेड्यूल 5 के अंडर। एंड 7 जो है फॉर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट एंड एक्सटेंडेड सर्टिफिकेट, जो चीजें रिक्वायर्ड होती है फॉर मैरिज जो कि रजिस्टर होनी चाहिए अंडर यूसीसी। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनता है। देन अफगान हिंदू 6 अर्ज तालिबान फाइनेंस मिनिस्टर टू हेल्प विद देयर सेफ्टी। तब हमें पता है कि तालिबान के फाइनेंस मिनिस्टर अफगानिस्तान के जो करंटली फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे आप कह सकते हो कि वो इंडिया यहाँ पर विजिट किया था उन्होंने। तो अब कुछ ऐसे जो सिख लोग हैं एंड इवन हिंदू फैमिलीज या मेजरली अगर आप देखोगे कि सिख फैमिलीज जो है उनके जो लीडर हैं वो जाके फाइनेंस मिनिस्टर से 15 लोग जो हैं 15 लोगों की डेलीगेशन उनसे मिलने गई थी। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर हम रिसाइड करते हैं, बट सिंस 2021 के अंडर तालिबान ने जो है वो ओवरटेक कर लिया था रिजीम को, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको इवैक्यूएट किया गया था इंडिया के द्वारा। ठीक है, अफगानिस्तान से। तो उनमें से जो मेजरली अगर आप फैमिलीज को देखोगे कि सिंस कनाडा वहां पे असाइलम प्रोवाइड कर रहा था टू द रिफ्यूजी अफगानिस्तान, तो मेजरली जो फैमिलीज हैं वो कनाडा शिफ्ट हो गई। बट कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो इंडिया में रिजाइड करती हैं वापस अफगानिस्तान जाना चाहती हैं। एंड 2 ऐसी हिंदू फैमिलीज अभी भी हैं एंड देयर आर सर्टेन सिख फैमिलीज ऑल्सो जो कि अभी भी प्रेजेंटली अफगानिस्तान के अंदर रिजाइड कर रही हैं। बट जो अभी करंटली इंडिया के अंदर रिजाइड कर रहे हैं जो सिख्स हैं या इवन की हिंदू फैमिलीज हैं जो वहाँ से रिफ्यूज लेकर इंडिया में घुसी थी वापस से, तो वो वापस जाना चाहते हैं टू अफगानिस्तान, बट ओनली ऑन द कंडीशन कि उनके वहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस को, उनकी जो कल्चर है उन सबको यहाँ पर सेव किया जाएगा प्रोटेक्शन के लिए। अगर आप यहाँ पर बोलते हो कि एक रिटन कंसेंट अगर आप हमें प्रोवाइड करते हो कि हमें वहाँ पर बिल्कुल सेफ्टी के साथ रखा जाएगा, कि हमें हमारी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का ओपन राइट दिया जाएगा, तभी हम वापस यहाँ पर आएंगे एंड वी वॉन्ट टू कम बैक टू आवर होम प्लेस। ठीक है, तो ये सेम चीज़ है यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई है और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पज था कि एक्सोडस जो है वो एक्चुअली में
शुरू कब हुआ, 1991 92 के अंदर ये एक्सोडस शुरू हुआ था, तालिबान जब से थोड़ा और एक्टिव होना शुरू हुआ, ठीक है। तो 2021 के अंदर फाइनली जो है वो निकल कर आ गए, या आइदर टू इंडिया या टू कैनेडा, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज आपको बताई गई है। तो दिवाली का ऑफर इज स्टिल वैलिड। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, डायरेक्ट 20% ऑफ अक्रॉस ऑल द बैचेस, कोड यूज करना है आपको, दीपावली वैलिड रहेगा, ठीक है। तो द कोड हैज स्टार्टेड टुडे ओनली। तो अगर आप देखो कि कोर्स की कोई भी अगर आप इंक्वायरी करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी 2026 के कोर्सेज, ठीक है, इवन ऑप्शनल के कोर्सेज हमारे पास PSIR अवेलेबल है, सोशो अवेलेबल है, एंड 2027 के बैचेस भी अब तो अवेलेबल है यूपीएससी के लिए। तो यू कैन वेरी वेल गो थ्रू द वेबसाइट, या आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे हमें कॉल भी कर सकते हैं बैच इंक्वायरी के लिए। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल रहता ही है। अलॉन्ग विद दैट अगर मैं स्टेट PCS की बात करूं तो यूपी PCS का फाउंडेशन बैच फॉर 2026 अवेलेबल विद अस, जहां पे आपकी जीके जो है कंप्लीटली कवर हो जाती है, बीट आपकी जो यूपीएससी रिलेटेड जो ओवरलैपिंग सिलेबस है, GS जो है वो कवर हो रहा है यहाँ पर, एंड जीके विद रिस्पेक्ट टू उत्तर प्रदेश कवर हो रही है, एंड इस बार एक एडिशनल एस्पेक्ट हम आपको दे रहे हैं कि NCERT भी आपकी कवर हो रही है। सिंस अगर आप पेपर उठा के देखोगे, अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हुआ है आपका पेपर, उसके अंदर NCERT की इंपॉर्टेंस, जहां पे साइंस की जो NCERT है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलती है। तो साइंस की NCERT तो पक्का ही पक्का आपकी 6 के ऑनवर्ड यहाँ पर कवर की जा रही है, ठीक है। तो मल्टीपल जो कि NCERTs आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो कवर हो रही है। मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के लिए आपको दिए जा रहे हैं GS से रिलेटेड, PYQs प्री एंड मेंस के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एंड मेंस के आपके सेल्फ असेस्ड पेपर्स जिसमें HLTs भी हैं, हाफ लाइन टेस्ट भी हैं, एंड फुल लाइन टेस्ट भी हैं, एज पर द एग्जाम पैटर्न वो कवर हो रहे हैं। करंट अफेयर्स जो है आपको नेशनल इंटरनेशनल यूज के प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो PDS जो आप उससे पढ़ सकते हैं। 1-on-1 मेंटरशिप आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिससे इजीली आप अपने डाउट का जो भी एकेडमिक डाउट होता है, स्ट्रेटेजिक डाउट होता है, उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। डिस्कशन बोर्ड भी आपके पास अवेलेबल होता है, वहां पे भी आपको रिप्लाईज दिए जाते हैं, ठीक है। तो टाइम एंड अगेन जो है आप अपनी जो स्टडी है यूपी PCS की तैयारियों से ब्रश अप भी कर सकते हो, ऑल एट अ प्राइस ऑफ ₹19,999। तो 20% ऑफ सिंस अब हमारे पास अवेलेबल है, तो आपको इसमें भी फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की अवेलेबिलिटी भी हमारे पास यहाँ पर यूपीएससी की एंड यूपी PCS की अवेलेबिलिटी है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।